हेलो ट्रेडर्स, चलिए आज हम जानेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में कि ये डिमांड एंड सप्लाई जोन आखिर में होता क्या है और इसे कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो बहुत से ट्रेडर ऐसे भी हैं जो इसे ड्रॉ करना तो जानते हैं बट एक्यूरेटली नहीं जानते कि इसे ड्रॉ कैसे करना है। वो कैसे भी कहीं से भी डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करते हैं, उस पर ट्रेड करते हैं और फाइनली उनका लॉस होता है। तो आज हम जानेंगे कि इसको किस तरह से ड्रॉ करें, इसकी प्लेसमेंट कहाँ होती है, कहाँ पर ये क्रिएट होता है और किन किन कारणों से बनता है, और जहाँ पर ये क्रिएट होता है डिमांड एंड सप्लाई जोन, तो उसके क्रिएट होने की वजह क्या होती है। ऐसा क्या होता है कि एक जगह पे डिमांड जोन बन रहा होता है और एक जगह पे सप्लाई जोन बन रहा होता है। तो हम इस टॉपिक को जानें, इससे पहले हमें जानना होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही जब हम एक डीपली अगर हम स्टडी करते हैं तो उसका हम ऐसा कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स कि ये एक उसका एडवांस वर्जन ही हम कह सकते हैं इसको। तो हम देखेंगे कि अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आखिर क्रिएट कैसे होता है। हम मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है, कोई भी एक कंपनी हम ले लेते हैं जिसे हम XYZ नाम से ही अज्यूम कर लेते हैं कि कोई एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ। तो वो कैसे उसके प्राइस में ऊपर नीचे और फॉल होता है और या फिर वो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव करती है। अब हम समझेंगे इसको डिमांड एंड सप्लाई जोन से और रेजिस्टेंस और सपोर्ट के हिसाब से। देखते हैं कि हम जैसे कोई भी एक XYZ कंपनी है, इसके शेयर जो है, शेयर के जो प्राइस है वो कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह से वो एक लेवल आता है जहां से उस प्राइस में एक फॉल देखने को आता है और फॉल वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आता है। तो ये हमें क्या शो कर रहा है? ये हमें शो कर रहा है कि ये जो है इसमें एक रिवर्सल आया। रिवर्सल मीन्स अगर हम कहें तो एक यहाँ से प्राइस जो चले जा रहा था कंटिन्यूस ऊपर की तरफ, वो प्राइस ने सडनली यहाँ से एक फॉल दिखाया, तो हमें एक पॉइंट ये मिल गया, तो हम इसको मार्क कर सकते हैं। और अगर मैं इसके पीछे की वजह आपको बताऊं तो इसके पीछे की वजह क्या है, अगर मैं आपको इसके पीछे की वजह बताऊं तो इसके पीछे की यही वजह है कि मार्केट एक जा रही थी, यहाँ तक बायर्स ने इसको पुल किया ऊपर की तरफ, बट यहाँ पर ये एक सर्टेन लेवल था ये प्राइस जहाँ से कि प्राइस फॉल होना चालू हुई। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए, मतलब यहाँ पर डिमांड कम हो गई इस प्राइस की, तो यहाँ पर लोगों ने अपने सौदे काटने शुरू कर दिए। तो यहाँ से जब फॉल किया तो नीचे आने के बाद भी मार्केट कंटिन्यू नीचे जा रही थी। फिर हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे एक रिवर्सल का हम इसी तरह फाइंड आउट करेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ से फिर से यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है और मार्केट ऊपर जाते जाते फिर वापस से एक जगह से रिवर्स होती है। तो मार्केट कुछ इस तरह से जाती है और मार्केट यहाँ से जाने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ ये इस तरह से एक लेवल पर जाती है और फिर यहीं से एक जगह से वो रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पर फिर से एक हमें रिवर्सल देखने मिला। तो क्या हुआ यहाँ पर मार्केट ने, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि मार्केट ने यहाँ इस लेवल पर मार्केट ने फिर से रिजेक्शन लिया। मीन्स यहाँ पर जो लोग पहले से एक्टिव थे सेलर्स, वो फिर से यहाँ पर एक्टिव हो गए। ये एक लेवल हो गया जहाँ से कि प्राइस ऊपर निकल नहीं पा रहा है, प्राइस इसके आगे जा ही नहीं पा रहा है, मतलब प्राइस को यहाँ से नीचे की तरफ पुश किया जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और फिर वापस से प्राइस को जब नीचे पुश किए तो नीचे से फिर मार्केट ने एक जो प्राइस था जहां प्रीवियसली मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ था, मार्केट वहीं आके फिर रुकती है, उसके नीचे नहीं जा पाती, कितना भी कोशिश करे वो, लेकिन कुछ इस तरह से बट वो इसको क्रॉस नहीं कर पा रही। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि मार्केट में यहाँ पर जो प्राइस है, इस कंपनी के जो शेयर के जो ये प्राइस है, इस लेवल पे ये लेवल जो है ये इसके नीचे नहीं जा पा रहा। मतलब यहाँ पर डिमांड शेयर की इतनी है कि यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा हैं सेलर्स के मुकाबले, तो ये इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं। फिर इसके बाद इसे हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हो गया डिमांड और ये हो गया डिमांड को हम कहेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कहेंगे सप्लाई। फिर हम देखेंगे इसके आगे अब और क्या क्या इसमें निकल के आता है। तो यहाँ से जब चलना चालू हुआ ऊपर की तरफ,
तो ऊपर की तरफ एक समय ऐसा आता है जब इस रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस जो है ब्रेक करके आगे निकल जाती है और ये कुछ इस तरह से ऊपर जाती है, और फिर जब वो रिटर्न आती है, रिटर्न वहाँ से फॉल होता है, तो हमें फॉल आके वो एक जगह पर फिर यहाँ से वो प्राइस जो है यहाँ पे एक जगह पे रुकती है रेजिस्टेंस जोन से। मतलब अभी तक जो रेजिस्टेंस था इस जगह पे, जो रेजिस्टेंस फेस कर रही थी प्राइस यहाँ पे, अब वही रेजिस्टेंस यहाँ सपोर्ट का काम करेगा। वो रेजिस्टेंस अब इसके लिए रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि प्राइस ने अटेम्प्ट ऊपर की तरफ से किया है, तो जब नीचे गिरेगी तो उसके लिए ये सपोर्ट का काम करेगी और इस तरह से इसके लिए सपोर्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर हम फिर से इसको देखेंगे तो ये नीचे आती है, प्राइस नीचे आता है। इस बार प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने फिर से नीचे की तरफ इसको ब्रेक डाउन किया। किसे ब्रेक डाउन किया? सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया। अब जब सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके एक सर्टेन लेवल से जब मार्केट रिवर्स होगी तो मार्केट के लिए अगला रेजिस्टेंस क्या होगा? अगला रेजिस्टेंस होगा ये प्राइस जो कि कभी कुछ समय पहले तक उसके लिए सपोर्ट हुआ करता था, वो ब्रेक डाउन होने के बाद अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे यही समझ में आता है कि एक रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, जो प्राइस रिटर्न उस पर आती है, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ अटेम्प्ट करती है, तो वो उसके लिए सपोर्ट का काम करता है। और वही सपोर्ट जो बार बार उसे नीचे सपोर्ट दे रहा था, जब प्राइस उसको ब्रेक डाउन करती है और फिर जब नीचे से रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जाती है, तो वो जो सपोर्ट है वो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। अब हम देखेंगे कि इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको फाइंड आउट करेंगे, जिनको हम जान के समझ पाएंगे कि ये सब डिमांड एंड सप्लाई जोन बनता है। तो अब हम इसके आगे, अब तो ये समझ में आ गया होगा आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन। ये जोन्स आखिर होते क्या हैं हम ये जानने की कोशिश करेंगे। इसी चार्ट पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई जोन होता क्या है। अज्यूम कीजिए कि ये प्राइस यहाँ से आई, XYZ कंपनी का प्राइस है, जो एक लेवल है, हम यहाँ मान लेते हैं, इसी लेवल पे हम मान लेते हैं कि ये है 550 का लेवल है, प्राइस है 550 का। और हम मान लेते हैं कि ये प्राइस जब यहाँ से मूवमेंट हुआ था, नीचे की तरफ आया, तो यहाँ से प्राइस ने देखिए ये जो रिवर्सल लिया, तो पहला पॉइंट हमें क्या मिला? पहला पॉइंट हमारे सामने ये निकल के आ रहा है कि हमें किसी भी रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें ज़रूरत होती है रिवर्सल की, हमें ज़रूरत होगी रिवर्सल की। एंड सेकेंड पॉइंट हम उसको कब मानेंगे कि वो एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस कब मानेंगे, या फिर उसको हम डिमांड एंड सप्लाई जोन कब मानेंगे? तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है कुछ टचेस पॉइंट की ज़रूरत होती है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टचेस की हमें ज़रूरत होती है। तो हम देखेंगे तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जब प्राइस नीचे की तरफ आई, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये प्राइस जो है ये प्राइस की जगह होती है 450, एक लेवल है जो कि यहाँ पर अवेलेबल ये प्राइस है XYZ कंपनी का। यहाँ तक आई प्राइस आया यहाँ से रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद क्या, तो हम देख रहे हैं कि रिवर्स होने के बाद ये प्राइस यहाँ तक ही जा रहा है। ये प्राइस अभी हमारे पास नहीं है अवेलेबल, ये प्राइस यहाँ तक ही जा रहा है। तो हमें यहाँ तक ये 2 ही प्राइस हमारे पास है कि ये यहाँ तक। तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? तो क्या हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, एक ये रेजिस्टेंस और एक ये रेजिस्टेंस? नहीं, ये ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक अगर हम ये रेजिस्टेंस करेंगे, एक ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, तो काफ़ी सारे रेजिस्टेंस हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये जो प्राइस है ये यहाँ से है 490 के पास है, ये प्राइस 490 के पास है। तो 490 है और ये प्राइस और ये प्राइस को हम एक रेक्टेंगल के रूप में ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल लेकर के हम ड्रॉ करेंगे एक उसको, ताकि वो क्लियरिटी से हमें समझ में आए। अब ये हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लेकर ड्रॉ करेंगे, कहाँ से कहाँ तक? तो अब ये पहला जो हमें रेजिस्टेंस मिला था, उसके बाद हमें जो ये सेकंड रेजिस्टेंस मिला, हम यहाँ पर इसको प्रॉपर ड्रॉ कर लेंगे। ये ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे
कि क्या ये रेजिस्टेंस जो है ये आगे भी हो रहा है, तो हम देखेंगे कि आगे जो प्राइस मूवमेंट होती है वो इस रेक्टेंगल के अंदर या इसके आसपास ही गिरती है, तो हमें एक रेंज मिल जाती है। डिमांड एंड सप्लाई जोन एक बेसिकली एक रेंज होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 550 से लेके 550 से लेके 540 ये एक लेवल है, ये 10 पॉइंट की रेंज है जिसे हम कंसीडर करेंगे एज अ सप्लाई जोन के रूप में, इसे हम कंसीडर कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि हमें हमें इसको कहाँ पर डिमांड जोन कहाँ पर हमें कहाँ पे अप्लाई करना है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये जब प्राइस नीचे आ रही है तो प्राइस ने यहाँ भी हम अज्यूम करते हैं कि प्राइस ने पहला टच यहाँ पर लिया हुआ है, तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम पहला टच हमें ये मिला जो अप्रॉक्सीमेट 450 का था, और सेकेंड टच हमें यहाँ पर इसके पास में ही मिल रहा है। सेकेंड टच हमें मिल गया ये 460 के पास में मिल गया हमें। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ से यहाँ एक सपोर्ट और एक ये सपोर्ट, यहाँ से दो सपोर्ट नहीं ड्रॉ करेंगे, हम इसको रेक्टेंगल से डिफाइन करेंगे। रेक्टेंगल से मीन्स ये पहला नीचे का लोअर लेवल और ये दूसरे का दोनों का टच पॉइंट ज्वाइन करेंगे। टच करके हम एक डिमांड जोन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे ये हमारा डिमांड जोन निकल के आता है, ये डिमांड जोन निकल के आता है। फिर इसके बाद हम इसको आगे मॉडिफाई करते जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि आगे क्या इस पर ये प्राइस सपोर्ट ले रही है, और ले रही है तो कैसे ले रही है। तो हम इसको आगे करेंगे तो देखेंगे जब प्राइस ऊपर से गिरते हुए आ रही है तो प्राइस ने एग्जैक्ट इस रेंज के अंदर ही सपोर्ट लिया है। कभी उसने रेंज के अंदर लिया है और कभी अपर या लोअर लेवल को टच करके लिया। बट जब भी प्राइस इस लेवल पे आ रही है, इस रेंज में आ रही है, तो रेंज में आने के बाद उसे एक मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल रहा है। तो यहाँ से प्राइस जब ऊपर जा रही है, प्राइस ऊपर जाने का इसको ब्रेक कर रही है, फिर आ रही है यहाँ, तो ये सप्लाई जोन जो है, अब की बार ये सप्लाई जोन ये डिमांड जोन की तरह काम करेगा। तो यहाँ से अगर यहाँ से हम देखेंगे इसको, जैसे यहाँ से ये रिवर्स जाती है यहाँ आने के बाद, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जो सप्लाई जोन की तरह रिएक्ट कर रहा था, यहाँ से प्राइस ऊपर जा नहीं पा रही थी, अब की बार वो यहाँ पर आके सपोर्ट ले रही है। मीन्स ये डिमांड जोन है, यहाँ पर अच्छी खासी डिमांड है, बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। और इसी तरह जब ये ब्रेकडाउन करता है डिमांड जोन को आगे जब खींचेंगे, देखेंगे कि जब इसको डिमांड जोन ब्रेक होता है, उसके बाद जब डिमांड जोन के ऊपर जब प्राइस आती है, वापस ऊपर की तरह अटेम्प्ट करती है, तो डिमांड जोन फिर ये सप्लाई जोन की तरह वर्क करने लगता है। तो हमने इतने सब चीज़ों से क्या सीखा, ये हमें यही सीखा कि लाइन और जोन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। लाइन होती है एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट, बट उससे ज़्यादा बेटर होता है ये जोन्स, क्योंकि इस जोन में एक ऐसा होता है कि प्राइस थोड़ा बहुत एग्जैक्ट उस जगह से ना जाके एक रेंज से हो करके जाती है, जो कि हमें ट्रेड करने के लिए काफ़ी आसान होता है। और रेजिस्टेंस लेवल जो है उससे दूर रह जाए थोड़ा ऊपर नीचे, तो उसे प्रॉब्लम होती है ट्रेड करने में। तो ये जोन जो होते हैं हमेशा ही बेटर होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस से। तो अब हम इसको, इन सारी चीज़ों को अब हम चार्ट पर अप्लाई करके देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है और हमें कैसे ड्रॉ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं BTC के चार्ट, बिटकॉइन के, कि ये कैसे वर्क करता है। तो पहले हम 1 आवर टाइम फ्रेम में आते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में आकर के हम देखते हैं कि हमें इस चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें रिवर्सल कहाँ मिल रहा है। तो हमें रिवर्सल मिल रहा है, अगर हम देखेंगे तो हमें रिवर्सल मिला एक इस जगह पर और एक इस जगह पर मिला, एक इस जगह पर मिला। तो हम कौन से रिवर्सल को कंसीडर करेंगे जोन के रूप में? तो जोन के रूप में हम कंसीडर करेंगे ये और ये रिवर्सल को। क्यों? क्योंकि ये जो रिवर्सल हुआ है, जो नेक्स्ट उसके पास में जो आ रहा है, टच आ रहा है, दूसरा रिवर्सल हो रहा है,
ये दोनों लगभग आसपास में हैं। आसपास से मतलब है कि ये दोनों के प्राइस लगभग एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक हैं। तो हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? तो हम यहाँ से इसको रेक्टेंगल के थ्रू यहाँ से लेंगे। आप चाहिए तो वीक भी ले सकते हो और चाहिए तो आप इसकी बॉडी टू बॉडी भी टच ले सकते हो। वैसे तो ज़्यादा प्रेफर मैं यही करूँगा बॉडी से बॉडी लो, फिर भी वीक भी आप लेना चाहो तो कोई इशू नहीं है, आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हो। ये क्या ड्रॉ हो गया? ये हमारा ड्रॉ हो गया सप्लाई जोन। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया सप्लाई जोन। हमें सप्लाई जोन फाइंड आउट कर लिया हमने 1 आवर चार्ट पे। अब हम देखेंगे सपोर्ट जोन कौन सा है। तो जब मार्केट ने हमें सप्लाई जोन ये जो लेवल था, इसके बाद मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई थी तो हम देखेंगे मार्केट यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई थी। कहाँ से रिवर्सल आया था मार्केट में? ये पहला टच है और यहाँ से, और ये इसके बाद ही यहाँ से टच आया था। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसे हम नाम देंगे डिमांड जोन। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं और इसको हम आगे ही ड्रैग करते हैं, देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। तो जैसा हम देख पाएंगे ये सप्लाई जोन को हमने आगे किया और इस डिमांड जोन को भी हमने आगे लिया। तो हमें क्या नज़र आ रहा है? हमें यही नज़र आ रहा है कि ये जो है एक मेजर डिमांड जोन हमें मिल चुका है। एक ये मेजर डिमांड जोन हमें मिल चुका है। अब हम चलेंगे इसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हमने ये तो जान लिया कि बड़े टाइम फ्रेम पे एक स्विंग ट्रेड करना है तो हमें हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेजर सप्लाई जोन है और कौन सा मेजर डिमांड जोन है। तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि मेजर डिमांड जोन और मेजर सप्लाई जोन क्या है। अब हम इसको स्विच करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम इसको स्विच करके देखेंगे कि इसमें और क्या क्या कहाँ पर डिमांड और सप्लाई जोन निकल के आ रहा है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं हमने इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच किया है। अभी स्विच करने के बाद देखेंगे ये क्या वर्क कर रहा है। ये कंटिन्यू यहाँ से आ रहा है और फिर हम देखेंगे इसमें कुछ माइनर भी सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन है निकल के आ रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक टच यहाँ मिला था, एक टच यहाँ पर है और इसका दूसरा टच यहाँ पर है। तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने इसको ड्रॉ किया। अब देखेंगे क्या ये आगे भी वर्क कर रहा है। जी हाँ, ये वर्क कर रहा है। ये आगे जाने के बाद इसने यहाँ से ही प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ है और इसको रिटेस्ट किया है। इस जोन को रिटेस्ट करके नीचे आया। तो रिटेस्ट करके नीचे आया तो हमारे पास नीचे कौन सा डिमांड जोन था? तो हमारे पास हम देख पा रहे हैं कि जब ये सप्लाई जोन यहाँ क्रिएट हुआ था तो इसका लो ये था, इसने यहाँ से एक कर्व बनाया था, नीचे रिवर्सल दिया था। तो ये हम इसको यहाँ से देखेंगे कि ये निकल के आ रहा है हमारा डिमांड जोन। अब डिमांड जोन को हम आगे देखते हैं तो क्या ये वर्क कर रहा है। तो हम इसको देखेंगे तो प्राइस ऊपर जाती है, सप्लाई जोन से गिरती है नीचे की तरफ। तो नीचे जब आती है तो वो डिमांड जोन पे ही फिर से यहाँ इस जगह पर उसने सपोर्ट दिखाया है। सपोर्ट दिखा के वो फाइनली मेजर सप्लाई जोन पर गई और फिर मार्केट जब यहाँ बीटीसी जब नीचे आया तो हम एग्जैक्ट देख पाएंगे कि बीटीसी ने क्या किया है। बीटीसी ने फिर नेक्स्ट टाइम बीटीसी ने क्या किया, इसको डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया है, ब्रेक डाउन दे दिया है। ब्रेक डाउन दे के उसने क्या किया, उसने डिमांड जो मेजर डिमांड जोन था उस पर सपोर्ट लिया है और जब यहाँ से रिवर्स उसमें आया, रिवर्सल आया है, जब सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बीटीसी का प्राइस जाता है तो वो कहाँ से रिवर्सल लेता है, वो रिवर्सल एग्जैक्ट उस जगह से ले रहा है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जब कोई डिमांड जोन का ब्रेकडाउन होता है और मार्केट फिर रिवर्स करती है तो वो जो डिमांड जोन होता है वो उसके लिए फिर एजर सप्लाई जोन की तरह वर्क करता है। ठीक वैसे ही देख पाएंगे आप यहाँ से जब बीटीसी गया तो बीटीसी ने यहाँ से नीचे की तरफ फिर से मूवमेंट किया एक रिजेक्शन लेकर के ठीक उसी डिमांड जोन के पास से। और आगे भी आप देख पाएंगे, अगर मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं इसको करूँ ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, मैं इसको 5 मिनट में जाके मैं करता हूँ। अगर आपको टाइम फ्रेम के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेना है, आपको समझना है टाइम फ्रेम कैसे वर्क करता है, किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए,
तो आप मेरा पिछला वीडियो जा करके देख सकते हो, और उसमें मैंने सब बताया हुआ है कि एक बिगिनर को कैसे किस टाइम फ्रेम पे वर्क करना चाहिए। तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं और देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आखिर हुआ क्या। देखिए, ये तो मेजर जोन हो गया। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास सप्लाई जोन क्या था। हमारे पास सप्लाई जोन निकल के आ रहा है ये सप्लाई जोन, जहाँ पर ये ट्रिपल टॉप बना के मार्केट नीचे आई थी। फिर यहाँ से बीटीसी ऊपर गया और बीटीसी ने ठीक यहीं पर सपोर्ट लिया, और फिर बीटीसी ने यहाँ पर एक बीटीसी ने सप्लाई जोन क्रिएट किया। सप्लाई जोन क्रिएट करने के बाद क्या बीटीसी ने वो सप्लाई जोन और डिमांड जोन में वर्क किया है। तो देखिए, यहाँ से प्राइस फिर ऊपर जाता है और एग्जैक्ट इसी सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आता है, और फिर नीचे आने का तो कहाँ तक आता है, वो आता है ठीक वहाँ तक जहाँ पर अब उसको अब एक डिमांड जोन था, जो पहले सप्लाई जोन था। अब वो ऊपर जाने के ब्रेकआउट करने के बाद फिर वो डिमांड जोन में शिफ्ट हो चुका है। अब उसी डिमांड जोन से सपोर्ट लेकर के बीटीसी ऊपर जाता है, और बीटीसी अब नीचे आता तो यहाँ से फिर बीटीसी ने अगली टाइम क्या किया। बीटीसी ने यहाँ से देख पाएंगे तो ये बीटीसी ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, किसको, सप्लाई जोन को। और हर टाइम सप्लाई जोन को ब्रेकआउट देने के बाद बीटीसी ने कई बार उस सप्लाई जोन को एज अ डिमांड जोन की तरह रिस्पेक्ट किया और बार बार उस पर सपोर्ट लेते फाइनली उसने इस डिमांड जोन को ब्रेक किया। उसने इस डिमांड जोन को ब्रेक किया और फिर उसने आके नीचे भी डिमांड जोन को ब्रेक किया, और ब्रेक करके फिर उसने क्या किया, उसने यहाँ से फिर से एक सपोर्ट लिया। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यही है कि ये डिमांड जोन सप्लाई जोन जब भी ब्रेक होगा तो वो डिमांड जोन जो है वो सप्लाई जोन की तरह वर्क करेगा, और जो सप्लाई जोन है वो डिमांड जोन की तरह वर्क करेगा। तो कुछ इस तरीके से हम बड़ी मूवमेंट को और छोटी मूवमेंट को हम कैप्चर कर सकते हैं। पहले हम फाइंड आउट करते हैं बड़े टाइम फ्रेम से, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, फिर हमें जिस टाइम फ्रेम हमारे लिए जो टाइम फ्रेम सुटेबल हो रहा होता है उस टाइम फ्रेम में हम ट्रेड करते हैं कुछ इस तरह से। तो अब मैं आपको इंडियन मार्केट के बारे में भी, बैंक निफ्टी के बारे में भी एक एग्जांपल इस तरह से कुछ शो करना चाहूँगा। तो जैसा कि हम देखेंगे कि इस समय इसने क्या किया, बैंक निफ्टी ने, हम यहाँ इसको स्टार्ट करेंगे, ये आई थिंक 21 अगस्त जुलाई के आसपास से हम चलते हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें एक सप्लाई जोन नज़र आ रहा है। सप्लाई जोन देखिए, ये हमारे पास सप्लाई जोन था। यहाँ तक प्राइस आने के बाद यहाँ से रिजेक्शन ले रही थी, और हमारे पास डिमांड जोन क्या निकल के आ रहा है। डिमांड जोन ये जब सप्लाई जोन बना था तो नीचे कहाँ से मार्केट आ रही थी, कुछ इस जगह से। तो यहाँ हमें मिल गया, यहाँ पर एक डिमांड जोन मिल गया। तो अब इसी डिमांड जोन और सप्लाई जोन को हम आगे तक ले जाएंगे। ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो आप अब तक समझ चुके होंगे डिमांड जोन और सप्लाई जोन को ड्रॉ कैसे करते हैं, वर्क कैसे करता है, फिर भी मैं आपको एक यहाँ पे ब्रीफ में एक बताना चाहूँगा। देखिए, अब यहाँ से क्या होता है, ये सप्लाई जोन से जब प्राइस नीचे आता है बैंक निफ्टी का, तो वो क्या करता है, वो उसने ब्रेक कर दिया डिमांड जोन को। डिमांड जोन को ब्रेक करने के बाद जब वो रिवर्स जाता है तो हमें यहाँ पर एक रिवर्स मिल गया। तो हम इसको भी मार्क कर लेंगे एज अ डिमांड जोन की तरह। अब देखेंगे क्या होता है, ये जब यहाँ से जाता है तो इसने प्राइस ऊपर जाने के बाद प्राइस ने फिर उस सप्लाई जोन को भी अगेन ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद वो कहाँ तक जाएगा, तो वो जाता है एग्जैक्ट वहाँ तक जहाँ पर कि मेजर सप्लाई जोन था। तो वहाँ से वो उसको रिजेक्शन मिलता है प्राइस को, और वो फिर उस प्राइस ने, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्राइस अब इसके ऊपर बार बार ये एक लेवल, एक जोन ऐसा हो चुका है जहाँ पर प्राइस जब भी आ रही है तो आते ही वहाँ से उसको रिजेक्शन मिल जा रहा है हर टाइम। देखिए, एक बार यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ और एक यहाँ, बार बार प्राइस को यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। प्राइस इसके ऊपर निकल ही नहीं पा रही है, इसीलिए तो इसे हम सप्लाई जोन कहते हैं। यहाँ पर आते ही सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और बायर्स की एक्टिविटी यहाँ पे काफ़ी कम हो जाती है, सेलर्स हावी हो जाते हैं। और फिर देखिए, वापस जब ये डिमांड जोन पे आया, फिर यहाँ से बायर्स एक्टिव हो गए। तो ये एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर डिमांड जोन पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और सप्लाई जोन पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो देखिए, अब यहाँ से आते ही फिर जब प्राइस ने ब्रेक किया तो क्या प्राइस ने सपोर्ट लिया,
देखेंगे हम तो प्राइस ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, ये जो हमने प्रीवियस ड्रॉ किया था इस पे आई, प्राइस ने सपोर्ट लिया और प्राइस फिर ऊपर की तरफ मूव कर गई, डिमांड जोन पे सपोर्ट ले, कहाँ तक गई वो उसी वहाँ से उसको रिजेक्शन मिला जो पहले उसके लिए डिमांड जोन हुआ करता था, अब वो सप्लाई जोन हो गया, तो इसलिए उसको वहाँ से रिजेक्शन मिला। फिर ये नीचे आता है तो ये इसके आगे क्या हो रहा है, इसके आगे तो फिर ये बार बार उसी डिमांड जोन से ये गिरता हुआ, इसी तरह हम आगे इसको ड्रॉ करते चलेंगे तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से वर्क करती चलेंगी। अब हम फाइनली एक लास्ट का पिछले दो चार दिनों में क्या हुआ है उसको अगर हम नज़र डालेंगे तो हमें क्या निकल के आ रहा है। देखिए ये यहाँ पर एक जो निकल के आ रहा है, ये एक यहाँ से रिवर्स हुआ था और एक यहाँ से और फिर अगेन यहाँ से और फिर यहाँ से, और नीचे की तरफ कहाँ रिवर्स हुआ है देखेंगे हम, एक ये तो हमें इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके इनमें ही हमें ड्रॉ करने हैं डिमांड जोन और सप्लाई जोन। तो जैसे कि हम देखेंगे तो हमें एक लेवल ये मिला, इससे ये लेवल बहुत दूर था, तो हम यहाँ पे इतना दूर का हम जोन नहीं क्रिएट करेंगे, हम ढूंढेंगे इसके पास का रेंज कौन सा है। तो इसके पास का हमें इम्पल्स ये मिलता जहाँ से ये रिवर्स हुआ था, तो हम इसको यहाँ से ड्रॉ कर जाएंगे, यहाँ से एक सप्लाई जोन ड्रॉ करेंगे। और ये नीचे जो हमें एक लेवल मिला था, सपोर्ट मिला था, इस सपोर्ट के बाद ही हमें ये एक सपोर्ट मिला, तो इसको हम एक रेंज क्रिएट करेंगे यहाँ से, ये हमारा क्रिएट हो गया डिमांड जोन। अब हम देखेंगे आगे क्या ये वर्क कर रहा है। तो देखिए इसने जब ये डिमांड जोन पे आया तो इसको एक बाउंस मिला, बायर्स ने यहाँ से एक्शन लेना चालू किया जो मार्केट को ऊपर तक लेके गई, लेकिन वो इसके आगे ये जो सप्लाई जोन था इसने रिजेक्शन का काम किया, इसके ऊपर मार्केट निकल ही नहीं पाई और फिर यहाँ से मार्केट को नीचे आना ही पड़ा। कहाँ तक मार्केट आई, क्या वो सपोर्ट जोन तक आई? तो देखिए आप देख पाएंगे कि यहाँ पर बैंक निफ्टी को फिर से जो प्रीवियस हमने ड्रॉ किया हुआ है डिमांड जोन, यहीं तक आकर के इसके आगे वो जा ही नहीं पाई। क्यों नहीं जा पाई? मैंने आपसे कहा ना कि ये यहाँ पर बायर्स की जगह होती है डिमांड जोन, यहाँ बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और जो बिग प्लेयर्स होते हैं जिन्हें हम ऑपरेटर्स कहते हैं उनकी ये फेवरेट जगह होती है। फिर वो चाहे डिमांड जोन और सप्लाई जोन बीच में कहीं एंट्री लेने से बचते हैं, वो अक्सर एंट्री ऐसी जगह पे लेते हैं जो एक यहाँ से ही वो उसको ऊपर ले जाते हैं और नीचे ले जाया करते हैं। तो देखिए सपोर्ट लेवल पे आने के बाद फिर यहीं से यहाँ कितना सपोर्ट लिया, 1 2 3 4 5 सपोर्ट के बाद फिर यहाँ से मार्केट ने ऊपर चलना चालू किया और फाइनली ऊपर जाने के बाद फिर उसने जो ब्रेक किया सप्लाई जोन को ब्रेक करने का प्राइस फिर से उस रेंज में आ गई जो उसके लिए सप्लाई जोन था, अब वही उसके लिए डिमांड जोन बनता हुआ दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि इन सब चीज़ों को बताने के बाद ये जो बारीकियां मैंने आपसे डिस्कस किया आज कि इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है और इसको समझते कैसे अलग अलग टाइम फ्रेम में आप इसे यूज कर सकते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम पे यूज करने से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि एक मेजर जोन क्या है और एक माइनर जोन क्या है। माइनर जोन मीन्स वो हो गया जिसमें आप ट्रेड करते हैं, एक्शन लेते हैं, और मेजर जोन क्या हो गया, वो जगह हो गई जो आपको एक बड़ी पिक्चर दिखाई देती है मार्केट की कि बड़ी पिक्चर में आखिर चल क्या रहा है और हमें ट्रेड कैसे करना है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे आके ट्रेड कर लेते हैं। और इसके बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक अच्छे टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए बाय।